की शुरुआत एक टमटमाती सी रात में एक चमचमाती सी लड़की को दिखाने से होती है, जो कि एक ऊंची बिल्डिंग से सीधा नीचे कूद जाती है। जिसके बाद हम यामोरी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि छुपता छुपाता हुआ आधी रात को अपने घर से बाहर निकलता है। उसकी उम्र 14 साल है और उसने पहली बार ऐसा किया था। उसे काफी दिनों से ढंग से नींद नहीं आ रही थी और इसी वजह से वो बच्चों की तरह पार्क में झूला झूल रहा है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही उसे एक सुंदर कुड़ी ने प्रपोज किया था, पर यामोरी ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि उसे प्यार व्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं, जिसकी वजह से वो लड़की रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उस लड़की की 2 महिला मित्र यामोरी पर आकर भड़कने लगती हैं और कहती हैं कि उसके टमाटर जैसी शक्ल पर इतनी सुंदर लड़की मरती थी, फिर भी उसने उसे मना कर दिया। इसकी वजह से वो कितना रो रही है, लेकिन यामोरी बस उनसे माफी मांगकर अपना पीछा छुड़ा लेता है। तभी झूला झूलते झूलते यामोरी नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से मत्थे पर उसके चोट लग जाती है। तो वो बेंच पर बैठकर ऑनलाइन सोने के तरीके ढूंढने लगता है, जहाँ लिखा हुआ था कि उसे अपनी प्रॉब्लम्स को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये पढ़कर वो हंसने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई करीबी है ही नहीं। तभी उसका फोन बजने लगता है। पापा रे, कहीं मेरे पापा को पता तो नहीं लग गया मैं बाहर आया हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि वो बस एक मैसेज था, वो भी डीवीडी कूपन का। आगे वो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर भटकता हुआ पड़ता है कि दारू शारू से नींद मस्त आती है और इत्तेफाक से उसे एक चमचमाती वेंडिंग मशीन भी वहीं पर दिख जाती है, जिसमें उसे बियर दिखती है। तो वो डरता डरता एक बियर को खरीदने जाता है, लेकिन तभी एक लड़की उसके बगल में आ जाती है। मुझे नहीं लगता तुम्हारी पीने की उम्र है। उसे देखकर यामोरी घबरा जाता है और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम्हें देखकर मुझे पता लग रहा है तुम्हें सोने में तकलीफ हो रही है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में चलने लगते हैं, जहाँ यामोरी सोचने लगता है कि कहीं वो उसे ऐसी वैसी जगह तो नहीं लेके जा रही। तभी वो लड़की कहती है कि लोग रात में इसलिए जागते हैं क्योंकि दिन में वो वैसी जिंदगी नहीं जी पाए जैसा कि वो जीना चाहते हैं। जिसके बाद वो उसे 3 लोगों को दिखाती है और कहती है कि देखो इनकी जिंदगी कितनी अच्छी थी, जो ये रात में खर्राटे मार के सो रहे हैं। अम्मा दारूबाज लोग हैं वो, इसे इतना भी नहीं दिख रहा क्या? नशे में धुत पड़े हैं तीनों। जिसके बाद वो तीनों को हाई फाइव देती है और बड़ी ही कैजुअली बात करने लगती है। यामोरी को लगता है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि वो अनजान लोगों से भी इतने अच्छे तरीके से बात कर सकती है। लेकिन वो लड़की कहती है कि रात आजादी के लिए है, अगर वो खुद को आजाद नहीं करेगा तो वो भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। यामोरी भी ऐसा महसूस करना चाहता था, तो वो भाग के उन तीनों के पास वापस जाता है और हाई फाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उसके ऊपर उल्टी ही कर देता है, जो देखकर वो लड़की भी हंसने लगती है और दया के तौर पर उसे एक हाई फाइव दे देती है। आगे वो कहती है कि अगर उसे नींद आ रही है तो वो उसके रूम में चल सकता है। यामोरी उसके साथ चला जाता है और देखता है कि वो किसी खतरनाक जगह तो नहीं रहती, लेकिन उस लड़की के अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही बिस्तर था। वो यामोरी से कहती है कि वो लेट जाए और खुद कपड़े उतारने लगती है, जो देखकर यामोरी शर्मा जाता है। तुम मेरे साथ कुछ छिछोरा करना चाहती हो ना? मुझे नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। इस खूंखार दरिंदे से अपनी इज्जत बचाने के लिए यामोरी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लड़की उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली और जब वो सुबह उठेगा वो बिल्कुल रिफ्रेश फील करेगा। इसके बाद वो बेड पर सोने लगता है, लेकिन हार्मोन्स की उथल पुथल की वजह से बेचारे को और ज्यादा नींद नहीं आ रही थी। तो लड़की उससे कहती है कि उसे आंख बंद करके सोने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुन के उसे और घबराहट होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सच में रिलैक्स फील हो रहा था। बस थोड़ी देर सोने का नाटक कर दूं, फिर यहाँ से दफा हो जाऊंगा। लेकिन वो लड़की उसका इंतजार कर रही थी और जब उसे लगता है कि वो सो गया है, वो उसकी गर्दन पर दांत मारकर उसका खून पीने लगती है। उसे यामोरी का खून बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और उसे समझ नहीं आता कि इसमें इतना स्पेशल क्या है। तभी उसे पता लगता है कि यामोरी सच में नहीं सोया था और वो देखता है कि उसकी गर्दन से खून बह रहा है। वो लड़की कहने लगती है कि उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा मच्छर था, जिसे उसने भगा दिया। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तुम मेरा खून पी रही थी है ना? यानी तुम एक वैम्पायर हो, तो क्या मैं भी वैम्पायर बनने वाला हूँ? वो लड़की उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, वो वैम्पायर नहीं बनेगा, वो तो बस फालतू की कहानियां हैं। अगर हर बार खून पीने से दूसरा बंदा वैम्पायर बन जाता तो जब भी वैम्पायर खाते एक नया वैम्पायर पैदा हो जाता। तो वैम्पायर आखिर बनते कैसे हैं? वो लड़की शर्माने लगती है और बताती है कि कोई वैम्पायर तभी बनता है जब जिसने उसे काटा हो वो उसके प्यार में गिर जाता है। इसके बाद वो दोनों ताजी हवा के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ वो लड़की उसे अभी तक समझा रही थी कि जब एक लड़का और लड़की प्यार में पड़ते हैं और उनके बीच में गुलू गुलू होता है तो बच्चा पैदा होता है। लेकिन यामोरी के दिमाग में कुछ खुश ही नहीं रहा था और उस लड़की को लगने लगता है कि वो 14 साल का है या फिर 4 साल का। यामोरी कहता है कि किसी सुंदर लड़की को देखकर उसके दिल में धुक धुक होती ही नहीं।
ऊपर से जब से उसे उन लड़कियों से डांट पड़ी है वो तब से काफी उदास है। वो लड़की हवा में उड़ने लगती है और पूछती है कि उसकी पहली रात उसे कैसी लगी। वहीं अमोरी अपनी जिंदगी से बोर हो चुका था और वो उस लड़की से कहता है कि वो उसे वैम्पायर बना दे। वो लड़की कहती है कि अगर वो वैम्पायर बनना चाहता है तो उसे प्यार में गिरना होगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। जो चीजें मैंने आज महसूस की हैं मैं उसे भूलना नहीं चाहता और इसके लिए मैं तुम्हारे प्यार में भी गिर सकता हूँ। वो लड़की कहती है कि उसे बच्चे पैदा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उसका खून उसे बड़ा डिलीशियस लगा था तो वो सिर्फ उसका खून पिएगी और अगर वो उसके प्यार में गिरना चाहता है तो उसकी प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो उसे अपना नाम नाजुना नाना कुसा बताती है। इसके बाद वो यामोरी को छत पर लेकर जाती है और कहती है कि वो उसे नाइट को और एंजॉय करवाना चाहती है और तभी अचानक से वो उसे लात मारकर सीधा नीचे गिरा देती है। इसकी वजह से यामोरी डरने लगता है, लेकिन तभी नाजुना उड़ती हुई उसके पास आती है और कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद वो उसे गोदी में लेकर आसमान की सैर कराने लगती है। इसके बाद अगली रात को यामोरी फिर से नाजुना से मिलने के लिए चुप चुपा के बाहर आता है, जहाँ नाजुना उसे बताने लगती है कि उनके लिए खून पीना खाने के साथ साथ बच्चे पैदा करने का भी तरीका है, यानी खून पीना खाना खाने जैसा भी है और गुलू गुलू करने जैसा भी। यामोरी उससे कहता है कि वो बार बार ऐसी बातें करना बंद करे। नाजुना उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो भूल गया कि वो यहाँ पर किस लिए आया है, क्योंकि मैं एक वैम्पायर बनना चाहता हूँ। नाजुना कहती है कि अच्छी बात है, उसे याद है, लेकिन आगे उसे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है और वैम्पायर बनने के लिए मुझे तुमसे प्यार करना होगा। लेकिन ये सुन के वो शर्माने लगती है और उसे अपना मुंह बंद करने को कहती है। यामोरी उससे पूछता है कि इसके बदले में उसे क्या चाहिए। नाजुना कहती है कि उसे बस उसका खून चूसना है। ये सुनते ही यामोरी अपना अंग प्रदर्शन करने लगता है, जो देखकर नाजुना शर्मा जाती है और कहती है कि उसने इस सिचुएशन को बिल्कुल अजीब सा बना दिया है, तो वो उसका खून अभी नहीं पिएगी। इसके बाद वो फिर से रात में भटकने लगते हैं, जिस दौरान नाजुना उसे बताती है कि उसका खून बाकियों के मुकाबले बहुत टेस्टी है। इसके बाद अगली रात यामोरी फिर से बाहर निकलता है, लेकिन उसे नाजुना कहीं भी नहीं दिख रही थी, तो अपने घर की तरफ वापस जाकर वो नाजुना को ढूंढने लगता है। नाजुना के खून पीने से मैं वैम्पायर नहीं बनूंगा, तो शायद मुझे उसे रोज मिलने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी रात में शहर कितना सुंदर लगता है। तभी अचानक से नाजुना उसके सामने आ जाती है। तुम कहाँ थी इतनी देर से? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। नाजुना कहती है कि वो किसी और को ढूंढ रही थी ताकि वो उसका खून पी सके, क्योंकि हर इंसान का खून अलग टेस्ट करता है। नाजुना उसे समझाती है बिल्कुल गोभी के परोठे और दाल मखनी और नान जैसा है। तुम मुझे अपना नंबर दो, फिर हमें रोज एक दूसरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन नाजुना कहती है कि उसके पास फोन है ही नहीं। तभी उसे कुछ याद आता है और वो उसे फिर से अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बाबा आदम के जमाने का फोन दिखाती है और बताती है कि इसे उसने बहुत पहले खरीदा था, लेकिन ये इतना बड़ा था कि वो इसका यूज कर ही नहीं पाई। इसके बाद नए फोन तो आए, लेकिन तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो उसने नए फोन लिए ही नहीं। वहीं उड़ने की वजह से वो काफी थक चुकी थी और वहाँ पर सोने लगती है और यामोरी को अपने साथ सोने को बुलाती है। आगे वो उससे पूछती है कि क्या वो उसका खून पी सकती है, लेकिन यामोरी मना कर देता है, तुम जाओ किसी और का खून पी लो, वैसे भी मैं वैम्पायर तो बनने से रहा। तो नाजुना उसे बताती है कि वो उस वक्त किसी और को नहीं बल्कि उसी को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका खून बहुत ज्यादा अलग और टेस्टी है। ये सब सुनने के बाद यामोरी फिर से अपना अंग प्रदर्शन करने लगता है और पेट भरते ही नाजुना उसके बगल में ही सो जाती है। इसके बाद अगली रात को यामोरी फिर से नाजुना को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती और वो एक बेंच पर आकर बैठ जाता है। तभी नाजुना उसके पास आती है और यामोरी उसे एक खिलौना दिखाता है, जिसके जरिए वो एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं नाजुना भी खिलौने को देखकर एक्साइटेड थी और वो कहने लगती है कि उन्हें भी उसके साथ खेलना चाहिए। यामोरी को समझ नहीं आता कि वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड है क्यों, और वो याद करता है कि बचपन में उसने ऐसे 2 खिलौने लिए थे, पर क्योंकि उसका कोई दोस्त था ही नहीं, तो उसने एक वॉच को ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ से कोई आसानी से उसे ले सके, ताकि वो उससे बात करके उससे दोस्ती कर सके। लेकिन जब कॉल करने की बात आई, वो इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने कॉल किया ही नहीं और उल्टा कॉल आने का इंतजार करने लगा। ये सब सुनकर नाजुना हंसने लगती है, क्योंकि उसका कोई दोस्त था ही नहीं, और जब दोस्त बनाने की बारी आई उसने वो मौका भी छोड़ दिया। तभी वो दिखाता है कि वो पुरानी वॉच अभी तक उसके पास है, जो देखकर वो और जोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या वो अभी तक उसके कॉल का इंतजार कर रहा है। इसके बाद उस वॉच को टेस्ट करने के लिए नाजुना उसे लेकर वहाँ से चली जाती है और यामोरी याद करता है कि इनकी रेंज 150 मीटर है और इसका यूज कभी उसने किया ही नहीं, यहाँ तक कि अपने फोन से भी उसे याद नहीं कि उसने कब आखिरी बार कॉल की थी। तभी वो उसे एक्टिवेट करता है और नाजुना कहती है कि उसके सामने ही दुश्मन है, क्या वो उसे खत्म कर दे, लेकिन वो उसे इंतजार करने को कहता है। ये तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे हम नए नवेले कपल हो और अभी अभी डेटिंग शुरू की है। तुम फालतू की बकवास करना बंद करो। इसके बाद वो थोड़ी देर और घूमी घूमी करते हैं और नाजुना उसे उसी की स्कूल की छत पर लेकर जाती है, जहाँ वो बात करते हैं कि रात में स्कूल भी उतना भयानक नहीं लगता। तभी अचानक से वो यामोरी का खून पीने लगती है और कहती है कि आज उसका खून पहले से भी ज्यादा टेस्टी था। अगर मुझे वैम्पायर बनना है तो इससे प्यार करना होगा। ये छिछोरी बातें तो करती है, लेकिन रोमांस की बात आते ही शर्माने लगती है, यानी प्यार के मामले में उसकी जिंदगी में भी सुखा ही रहा है। मुझे तुमसे प्यार करना है ना, तो क्या मैं तुम्हें नाजुना चांद बुला सकता हूँ। ये सुनकर वो शर्माने लगती है और कहती है कि चांद नहीं, वो बस उसके
नाम से बुलाए। वही यामोरी खुश था कि कम से कम वो दोस्त की तरह तो शुरू कर सकते हैं। इसके बाद यामोरी देखता है कि उसकी पुरानी वाली वॉच पर कोई सिग्नल आ रहा था, यानी जिसने भी उस वॉच को लिया था उसने अभी तक इसे रखा है। तभी एक यामोरी की क्लासमेट उसके पीछे आ जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, और तभी वो देखता है कि वो पुरानी वाली वॉच उसके हाथ में है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब नाज़ुना उससे पूछती है कि क्या सच में उसका कोई दोस्त नहीं है। बचपन में मेरे कुछ दोस्त थे पर काफी सालों से मैं उन्हें मिला नहीं हूँ, तो मैं उन्हें दोस्त कैसे बुला सकता हूँ। इसके बाद हम फिर से उसी सीन पर आते हैं जहाँ यामोरी की पुरानी दोस्त अकीरा वहाँ पर पहुँची हुई थी। यामोरी पूछता है कि उसके पास वो ट्रांसीवर क्या कर रहा है, तो अकीरा कहती है कि उसी ने तो उसे दिया था, जो सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है। आगे वो कहती है कि वो दोनों हमेशा दूसरी क्लास में हुआ करते थे, इसकी वजह से उन्होंने धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया, तो उसे लगा कि वो उस वॉच पर उसे कॉल करेगा, पर यामोरी ने कभी कॉल किया ही नहीं। आगे वो कहती है कि यामोरी काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था, इसलिए उसने इस वॉच का यूज करने का सोचा। तभी यामोरी को याद आता है कि उस वॉच को उसने अकीरा के रूम नंबर वाले मेल बॉक्स के ऊपर रखा था। अकीरा कहती है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि वो दोनों दोस्त हैं, इसलिए तो उसने उसे ये वॉच दी थी। यामोरी समझ जाता है कि ये सब कुछ एक बड़ी गलतफहमी है। तभी उसे याद आता है कि बचपन में वो दोनों साथ में खेला करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी क्लास बढ़ती गई उन्हें साथ में खेलने का समय मिला ही नहीं। यामोरी उससे पूछता है कि वो इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही है। अकीरा बताती है कि उसे सुबह चलना पसंद है और वो अभी स्कूल जा रही है, और जाने से पहले वो उससे कहती है कि क्या कल वो दोनों इसी समय पर मिल सकते हैं। इसके बाद यामोरी नज़ुना के घर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका सच में एक दोस्त था। सिर्फ एक दोस्त? तुमने ये बताने के लिए मेरी नींद खराब कर दी, सोने दो मुझे। इसके बाद अगली रात को सोने के बाद सुबह 3:30 बजे ही वो वहाँ से जाने लगता है। नाज़ुना कहती है कि वो तो बस मजे करके चुपचाप यहाँ से जा रहा है। क्या मतलब मजे करके? इसमें तुम्हारा फायदा होता है, मेरा नहीं। तभी नाज़ुना कहती है कि उसकी हरकतों को देखकर लग रहा है कि वो किसी लड़की से मिलने जा रहा है, जो सुन के यामोरी अजीब तरीके से मना कर देता है, जिससे नाज़ुना का शक बढ़ने लगता है। लेकिन यामोरी जल्दी से मना करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो फिर से अकीरा से मिलता है। वो याद करता है कि वो पहले बहुत ज्यादा बात करती थी और पूछता है कि क्या वो उसके साथ समय बिताना एंजॉय कर रही है, जिस पे वो हाँ कहती है। और ये सुन के वो सोचने लगता है कहीं अकीरा उसे पसंद तो नहीं करती। तभी उसे एक परछाई दिखती है जो कि नाज़ुना थी। उसे लगता है कि वो गुस्से में होगी, लेकिन वो बिल्कुल चिल थी और पूछती है कि वो दोनों ऐसी जगह पर क्या कर रहे हैं। अकीरा उससे पूछती है कि क्या वो उसे जानता है, तो नाज़ुना कहती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका रिलेशनशिप सिर्फ शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए है। तुम्हारी जबान से हमेशा छिछोरी चीजें क्यों निकलती हैं? वही उन्हें ऐसे बातें करता हुआ देखकर कि उन दोनों में गुलू गुलू चल रहा है, जो सुन के नाज़ुना शर्मा जाती है और उसके सामने ही यामोरी का खून पीने लगती है और बताती है कि फिजिकल रिलेशनशिप से उसका ये मतलब था। इसके बाद वो उन दोनों को एक बार में ले जाती है जहाँ वो खुद बियर पी रही थी, वहीं अकीरा कॉफी और सैंडविच। वो यामोरी से पूछती है कि वो उसे उतना खून पीने क्यों देता है, क्या उसके स्कूल न आने की यही वजह है? पता नहीं, मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं। अचानक से ही एक दिन स्कूल बिल्कुल बोरिंग हो गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। अकीरा कहती है कि उसे इस फीलिंग के बारे में पता है क्योंकि उसके लिए स्कूल और घर दोनों ही बहुत बोरिंग है, लेकिन फिर भी वो जाती है। आगे वो यामोरी से कहती है कि उसे भी उसके साथ स्कूल चलना चाहिए क्योंकि उसके साथ स्कूल में मजा आएगा। वहीं नाज़ुना को कुछ गड़बड़ लग रही थी क्योंकि अगर वो यामोरी को अपना दोस्त समझती है तो उसने उसे पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तभी वो वहाँ से चली जाती है तो यामोरी उसका बिल भर देता है। यामोरी उससे पूछता है कि क्या वो उसके ऊपर गुस्सा है, लेकिन नाज़ुना मना कर देती है। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। लेकिन ये सुन के वो उसके ऊपर भड़क जाती है और उसकी थोड़ी बहुत बेइज्जती करने के बाद वहाँ से भाग जाती है। वो छुप कर अपनी दोस्त से मिलने के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो चीजों को क्लियर करना चाहता है। तभी वहाँ पर नाज़ुना आ जाती है और कहती है कि वो नाराज नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी भड़क गई थी क्योंकि उसे लगता है कि अकीरा की वजह से वो फिर से स्कूल जाने लगेगा और रात में समय नहीं बिताएगा। तभी वो उसके चेहरे पर खून देखती है तो यामोरी बताता है कि ऊपर चढ़ते वक्त वो गिर गया था। नाज़ुना जब उसे पास से देखती है वो खुद को नहीं रोक पाती और उसे चुम्बन देकर वो खून भी पी जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं वो हैरान हो रखा था क्योंकि दोस्त तो किसी विसी नहीं करते। इसके बाद अगली रात को वो एक कपल को किस करता हुआ देखता है, जो देखकर उसे नाज़ुना के साथ अपनी किस की याद आ जाती है और वो रियलाइज करता है कि वही लोग किस करते हैं जो कि आपस में प्यार करते हैं और वो खुश होने लगता है क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो वैम्पायर बन सकता है। तभी उसके पीछे नाज़ुना आती है। आजा सोनिए, मेरी बाहों में समा जा। ये सब सुनकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन उसे भूख लगी थी तो वो उसका खून पी लेती है। अरे मैं अभी तक वैम्पायर क्यों नहीं बना? नाज़ुना उसे समझाती है कि जो कल उसने फील किया था वो ठरक थी, प्यार नहीं। यानी मैं अभी भी वैम्पायर नहीं बनूंगा क्या यार? नाज़ुना उसके पास आने लगती है। एक दूर
हो जाओ मेरे से, वैसे भी तुमने मेरी पहली किस से छीन ली है, तुमने तो पता नहीं कितनों को किस किया होगा। लेकिन नाज़ुना कहती है कि वो उसकी भी जिंदगी की पहली किस थी और उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि दोस्ती तो किस करते हैं, कौन सी दुनिया में मैडम। दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं, जिससे कि आधी रात में भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो टहलने के लिए बाहर निकल जाती है ताकि स्कूल का टाइम होते ही वो वहाँ से स्कूल निकल जाए। तभी वहाँ पर यामोरी आ जाता है और पूछता है कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। अकीरा कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी और वो टहलते टहलते टाइम होने पर स्कूल चली जाएगी, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती, हम रात भर मजे करेंगे, फिर तुम स्कूल चली जाना। इसके बाद वो नाज़ुना के घर पर जाते हैं, जहाँ यामोरी और नाज़ुना एक फाइटिंग गेम खेल रहे थे और वो आसानी से यामोरी को हरा देती है। जिसके बाद वो अकीरा को खेलने के लिए बुलाती है और कहती है कि अगर वो जीती तो वो उसे किसी देगी, लेकिन अकीरा मना कर देती है और पूछती है कि क्या उसने यामोरी को भी यही कहा था, जिस पे वो हाँ कहती है। तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो यार। तभी नाज़ुना बताती है कि उन दोनों ने बिना डील के भी एक दूसरे को किस किया है। अकीरा कहती है कि वो यामोरी को सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन एक इंसान होकर वैम्पायर के साथ हिलू हिलू उसे सही नहीं लगता। तभी नाज़ुना उसे बताती है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, यामोरी बस एक वैम्पायर बनना चाहता है और उसे बस खून पीना है। इसके बाद सोने का समय हो जाता है और नाज़ुना को भूख लगी थी तो वो उसका खून पी लेती है। इसको मैंने मना किया है, फिर भी मेरे दोस्तों के सामने चूस लेती है ये खून। अकीरा उससे पूछती है कि आखिर वो उसे अपना खून पीने क्यों देता है, तो यामोरी उसे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक वैम्पायर बनना चाहता है और इस बहादुरी के लिए नाज़ुना उसके लिए तालियां बजाने लगती है। अकीरा उससे पूछती है कि उसने तो सुना था कि वैम्पायर के काटते ही दूसरा इंसान वैम्पायर बन जाता है, तो यामोरी उसे बताता है कि वैम्पायर बनने के लिए उसे नाज़ुना से प्यार करना होगा। वहीं ये सब सुनकर नाज़ुना शर्म से लाल हो रखी है। इसके बाद ये हराम का पिल्ला दो लड़कियों के साथ सो रहा था और अकीरा उससे कहती है कि अगर वो वैम्पायर बन भी गया तब भी वो उसकी दोस्त रहेगी। इसके बाद वो सो जाती है और जब नींद खुलती है उसे पता लगता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुकी है। वो जल्दी से तैयार होती है और यामोरी को बताती है कि वो जा रही है। तभी उसके सामने नाज़ुना आती है और कहती है कि लोग अच्छी नींद तब सोते हैं जब उनका दिन अच्छा बीता है। इसके बाद नाज़ुना की नींद 2 बजे ही खुल जाती है, जो देखकर वो दुखी थी, तो वो पबजी खेल कर टाइम पास करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार हार के उसका दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद वो डिलीवरी का इंतजार करने लगती है, लेकिन डिलीवरी आती ही नहीं और स्लिप देखकर उसे पता लगता है कि जिस टाइम उसने कहा था उससे ही पहले डिलीवरी आ गई थी और दरवाजा ना खोलने की वजह से वो वापस जा चुकी है। और जब वो बाहर निकलती है तब 8 बज चुके थे, लेकिन इस समय बाहर का मूड बिल्कुल ही उदास सा है। इसके बाद उसे एक बिल्ली दिखती है जिसके साथ वो खेलने लगती है, लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि उससे बड़ी गंदी बदबू आ रही है, तो वो एक पब्लिक बाथ में नहाने जाती है और उन्हें अपना ट्रांसीवर पकड़ा देती है ताकि अगर वो बजे तो उसे बता सके। नहाते वक्त वो थोड़ा गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो एक वैम्पायर है, तो शीशे में वो खुद को देख भी नहीं सकती, लेकिन तभी उसका ट्रांसीवर बजने लगता है, तो नहाते नहाते ही वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। यामोरी देखता है कि वो थोड़ी अलग लग रही थी, तो नाज़ुना उसे बताती है कि वो नहा रही थी, तो यामोरी कहता है कि उसे भी नहाना है। वहीं नहाते वक्त यामोरी थोड़ा अशांत सा था, उसे समझ नहीं आता कि ये नाज़ुना का अलग हेयर स्टाइल है या फिर बात की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। वो किसी चीज पर फोकस कर ही नहीं पा रहा था। तभी वो नाज़ुना से कहता है कि वो उसका खून पी ले। वो उसका खून पीने लगती है, पर क्योंकि वो भूखी थी इस बार ज्यादा पी लेती है, जिसकी वजह से यामोरी को चक्कर आने लगते हैं। तो वो आराम करने के लिए एक पास के ही होटल में जाते हैं, जहाँ जाने पर उसे पता लगता है कि ये जापान का ओयो है। नाज़ुना उससे पूछती है कि क्या वो अब अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहा है और बताती है कि जब वो उसका खून पीती है उसकी सोच के बारे में भी उसे थोड़ा बहुत पता लग जाता है और कहती है कि उसके कपड़ों की वजह से उसे ये सब फील हो रहा था, यानी उसे अभी भी प्यार नहीं हुआ है। नाज़ुना को याद आता है कि ऐसे रूम्स में अडल्ट वीडियोस होती हैं, तो नेबर्स को परेशान करने के लिए वो पूरी वॉल्यूम पर प्ले करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि इसके लिए वो भी रोकड़ा मांग रहे थे। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ नाज़ुना उसे उन लोगों के बारे में बताने लगती है जिनका खून वो पहले पिया करती थी, लेकिन यामोरी को ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे जलन हो रही थी। नाज़ुना ये नोटिस कर लेती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि जब से वो उससे मिली है उसने सिर्फ उसी का खून पिया है क्योंकि वो इतना टेस्टी है कि किसी दूसरे का खून पीने का उसका मन ही नहीं किया। खून पीने से याद आया, तुम आखिर पैसे कैसे कमाती हो? तो नाज़ुना उसे बताती है कि वो लोगों की सोने में मदद करती है और अपनी सर्विसेज के लिए पैसे चार्ज करती है, और यामोरी से कहती है कि वो फ्री में उसे एक सर्विस दे सकती है। तो यामोरी सबसे पहले मसाज को चुनता है। नाज़ुना उसे मसाज देने लगती है, लेकिन तभी बेल बजती है और वो ये देखती है कि ये उसकी कस्टमर है। वो इसे मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने सबसे महंगा प्लान चुना है, पर क्योंकि वो थक चुकी थी वो उसे मसाज नहीं दे पाती, तो वो यामोरी से कहती है कि वो मसाज दे दे और इसके बदले वो उसे 2000 येन देगी, जो उसके लिए बहुत सारे पैसे हैं, और उसके ऊपर से अगर वो अच्छी मसाज करता है तो वो उसे किस्से भी देगी। यामोरी इसके लिए मान जाता है, पर किस्से की वजह से नहीं, पैसे की वजह से। जिसके बाद वो कस्टमर को अंदर आने को कहता है और उसके कपड़े बदलने के बाद उसे मसाज देने लगता है। शिराकावा को पहले उसके ऊपर शक था, लेकिन अब उसे यामोरी ठीक लगने लगा है और वो ये सुनकर हैरान हो जाती है कि आज यामोरी पहली बार मसाज दे रहा है। यामोरी बताता है कि आज उसकी बॉस बिजी थी इसलिए वो उसकी जगह मसाज दे रहा है, लेकिन शिराकावा कहती है कि कोई बात नहीं क्योंकि उसकी पूरी थकान जा चुकी
चुकी है। उसके काम से नाजुना खुश होती है और उसे नाइट पार्टी में ले जाती है, लेकिन आसपास सारे बड़े लोग थे जिसकी वजह से वो नर्वस फील करने लगता है। तभी वो देखता है कि 2 लड़के नाजुना पर लाइन मार रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें रोकने नहीं जा सकता क्योंकि वो तो एक बालक है और वो दोनों हट्टे कट्टे मुश्तंडे। नाजुना देखती है कि यामोरी उसकी मदद करने नहीं आ रहा, तो वो उन दोनों से कहती है कि वो यहाँ पर अकेली आई है तो वो उनके साथ समय बिता सकती है अगर वो उसके ड्रिंक्स के पैसे दे दें। ये सुनकर यामोरी को गुस्सा आ जाता है और वो नाजुना का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। जब वो दोनों पार्टी से बाहर निकलते हैं, यामोरी उससे कहता है कि वो ऐसे पूल में उसके साथ समय बिताना चाहता है जहाँ पर कोई और ना हो। ये सुनते ही नाजुना के दिमाग की बत्ती जलती है और वो यामोरी को उसके ही स्कूल के पूल में ले जाती है और पहले उसे चिढ़ाने के लिए उससे माफी मांगती है। यामोरी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर सोचने लगता है कि वो उस समय कैसा महसूस कर रहा था और क्यों। अगली रात यामोरी नाजुना को ढूंढ रहा था, पर बारिश होने की वजह से वो बीच में ही अटक जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक आदमी एक लड़की पर लाइन मार रहा था, लेकिन वो उसे मना कर देती है। अचानक से वो लड़की उसके पीछे आ जाती है और बताती है कि लोगों को परेशान करने में उसे बड़ा मजा आता है। तभी वो देखती है कि यामोरी उसकी चेस्ट को देख रहा था और उसे चिढ़ाने लगती है, लेकिन यामोरी कहता है कि वो उसे घूर नहीं रहा था। लेकिन तभी वो उसकी कोक लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसे वापस लेने की उम्मीद में वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो रास्ते में ही उसे खत्म कर चुकी थी। तभी अचानक से वो उसे गले लगा लेती है। वो उसका खून पीने ही वाली थी। उसी वक्त वहाँ पर नाजुना आ जाती है और उसके एक हाथ को काट देती है और कहती है कि वो उसके शिकार से दूर रहे। सैरी अपने हाथ को फिर से जोड़ लेती है और कहती है कि सभी लोग बात कर रहे हैं कि कैसे वो एक इंसान पर अपना समय बर्बाद कर रही है और अगर उसने इसे वैम्पायर नहीं बनाया वो उसे खुद मार देगी। लेकिन जब वो फिर से यामोरी को मारने जाती है, नाजुना आकर उसे रोक देती है। यामोरी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एक लड़की उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेती है और उसे वहाँ से ले जाती है। वहीं नाजुना सैरी से पूछती है कि वो यामोरी को कहाँ लेकर गए हैं। वो लड़की यामोरी को ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर 3 और लड़कियाँ थी और वो तीनों ही वैम्पायर हैं और वो सब बात करने लगते हैं कि उन्हें जल्द ही उसे वैम्पायर बनाना होगा क्योंकि वो एक ह्यूमन को अपने ज्यादा सीक्रेट्स का पता लगने नहीं दे सकते। उन सब की लीडर अपना नाम निको बताती है और बाकियों का नाम मिडोरी, हात्सुका और काबुरा। निको कहती है कि वो उनमें से या फिर सैरी को चूज कर सकता है, लेकिन यामोरी नाजुना को चूज करता है, जो सुन के वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफी पॉपुलर है। वही नाजुना रोमांस के मामले में बिल्कुल नल्ली है। इसके बाद वो चारों मिलकर यामोरी पर डोरे डालने लगती हैं, लेकिन यामोरी कहता है कि निको को देखकर उसे नाजुना की याद आती है, जो सुनकर वो भड़क जाती है। वहीं दूसरी तरफ सैरी नाजुना को कह रही थी कि अगर उसने उसे वैम्पायर नहीं बनाया तो यामोरी की जिंदगी खतरे में आ सकती है। नाजुना कहती है कि वो उसे वैम्पायर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सैरी को लगता है कि वो बस टाइम पास कर रही है और अगर उसने जल्दी ही उसे वैम्पायर नहीं बनाया तो कोई और उसे वैम्पायर बना देगा या तो मार देगा। दूसरी तरफ यामोरी उन सबको बता रहा था कि वो वैम्पायर बनना चाहता है और इस बात को नाजुना भी जानती है और इसीलिए वो उसके प्यार में गिरना चाहता है। उसी वक्त वहाँ पर नाजुना आ जाती है। सभी को लग रहा था कि वो गुस्से में होगी, लेकिन असल में वो शर्मा रही थी। इसके बाद वो यामोरी के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो सब उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि वो उसे वैम्पायर कैसे बनाने वाली है क्योंकि उसने आज तक कोई वैम्पायर बनाया ही नहीं। काबुरा यामोरी के पास आती है और पूछती है कि इसमें इतना स्पेशल क्या है। तभी नाजुना उसका हाथ हटाती है और कहती है कि अगर उसने दोबारा उसे हाथ लगाया तो वो उसे मार देगी। निको आके सब कुछ शांत कराती है और नाजुना से पूछती है कि उसे यामोरी में क्या स्पेशल लगता है। तो यामोरी बताता है कि उसे उसके ब्लड का टेस्ट बहुत पसंद है और उनके डील के हिसाब से वो वैम्पायर बनने के बदले उसे अपना खून पीने देता है। निको उसे बताती है कि उसे 1 साल के अंदर वैम्पायर बनना होगा क्योंकि वो इसके बाद वैम्पायर नहीं बन सकता और उनके पास उसे मारने के अलावा कोई और चॉइस नहीं होगी। ये सुनकर यामोरी घबराने लगता है और उससे पूछता है कि उसने ये उसे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन नाजुना बस हंसती है और कहती है कि वो भूल गई थी। इसके बाद वो लोग पार्टी शार्टी शुरू कर देते हैं। तभी नाजुना को याद आता है कि उसका रिवॉर्ड तो अभी बाकी है, तो वो उसके मुंह पर किसी करती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है। घर जाते वक्त वो अकीरा से मिलता है और उसे बताता है कि उसे 1 साल के अंदर ही वैम्पायर बनना होगा। अकीरा उसे शांत कराती है और कहती है कि वो जल्दी से जल्दी बस प्यार में गिर जाए। अगली रात को वो सैरी से मिलता है, जिसे देखकर वो डर के मारे भागने लगता है, लेकिन सैरी उसे रोकती है और कहती है कि अब वो उसे मारना नहीं चाहती और उसकी सिचुएशन को देखते हुए वो उसकी मदद करना चाहती है क्योंकि उसके पास सालों का एक्सपीरियंस है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के बाद वो नाजुना के पास जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे सीधा मना कर देती है और वापस अंदर जाकर गेम खेलने लगती है। क्या तुम्हारी वीडियो गेम मेरी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? नाजुना कहती है कि हाँ बिल्कुल। ये सुन के यामोरी को गुस्सा आ जाता है और वो गेम को बंद करके उसे अपने साथ ले जाता है। सैरी की टिप के हिसाब से वो सबसे पहले उसे सैयारा दिखाने लेकर जाता है, लेकिन नाजुना उससे पूछती है कि वो उसे डेट पर लेकर आया है या टॉर्चर करने। तो यामोरी उससे माफी मांगता है और लिस्ट के हिसाब से वो उसे एक कैफे में लेकर जाता है। वहीं उसका दिमाग खराब हो रखा था और वो उससे पूछती है कि ये लिस्ट उसे दी किसने। यामोरी याद करता है कि सैरी ने उसका नाम लेने से मना किया था क्योंकि वो उससे नफरत करती है, लेकिन तभी वो उसकी जेब से लिस्ट को निकाल लेती है और उसे पता लग जाता है कि ये सैरी ने लिखा है। तो वो उसके प्लान को घटिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं रात को गेम खेलते
खेलते हुए नाजुना को भूख लग जाती है, तो वो दोबारा से उस लिस्ट को देखती है और यामोरी के पास जाती है और कहती है कि क्या वो लास्ट आइटम को कंप्लीट करना चाहता है, जो कि नाइट व्यू के साथ खाना खाना है। वो उसे उड़ाकर वहाँ से ले जाने लगती है और पूछती है कि एक डेट आखिर होती भी क्या है, क्योंकि वो तो ऐसा हर रोज किया करते थे। अगली रात जब वो नाजुना से मिलने जा रहा था, उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से होती है जिसका नाम माहिरो था। वो प्लेग्राउंड में जाकर बात करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि बचपन में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी क्लास अलग हो गई और धीरे धीरे पूरी तरह से बात होनी बंद हो गई। माहिरो काफी पॉपुलर है और उसके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो यामोरी से माफी मांगता है क्योंकि पहले भी उन्हें बात करने का मौका मिला था लेकिन उसने नहीं की। यामोरी भी उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो फिर से बात करके बहुत खुश है। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाती है और कहती है कि उनकी बातें उसे बड़ा अजीब सा फील करा रही हैं और अकीरा माहिरो को बताती है कि यामोरी का एक लड़की के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है। लेकिन तभी माहिरो को घर से कॉल आता है और वो जाता हुआ उनसे कहता है कि वो फिर से उनसे ऐसे मिलना चाहता है। इसके बाद यामोरी और अकीरा भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जब वो नाजुना के साथ चल रहा था तभी सैरी उसे देख लेती है और दौड़ती हुई उसे गले लगाने जाती है, लेकिन तभी नाजुना आकर उसके मुंह पर घुटना मार देती है। सैरी कहती है कि वो यहाँ पर लड़ने नहीं आई है, बस साथ में मजे करना चाहती है, लेकिन नाजुना उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि ह्यूमन और वैम्पायर दोस्त नहीं हो सकते। ये सुनकर वो थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है कि वो सच ही कह रही है और वहाँ से चली जाती है। जब वो अकेली खड़ी थी उसके पास यामोरी आता है और उसके उदास चेहरे को देखकर पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। सैरी उसे एक पास के ही कैरियोके में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि कुछ समय से एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो फालतू के पंगे नहीं चाहती, लेकिन अगर चीजें कंट्रोल से बाहर गई तो उसे उस आदमी को मारना होगा। तब भी हीटो नाम का बंदा वहाँ आकर दरवाजे पर हाथ मारने लगता है और सैरी यामोरी को बताती है कि यही वो बंदा है। वो काफी पॉपुलर है और ऐसे लोगों को सिर्फ हाय बोलने से वो चले जाते हैं, इन्हें बस अटेंशन चाहिए। लेकिन दरवाजा खुला हुआ था और हीटो अंदर आ जाता है। वो उसे अपनी और प्राइवेसी में दखल देने नहीं दे सकती थी और उसे मारने जाती है, लेकिन तभी यामोरी बीच में आकर उसे बचा लेता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक वैम्पायर से कितना ही बचते, सैरी उन तक पहुँच जाती है और हंसते हुए यामोरी को आखिरी वार्निंग देती है कि वो उसकी किलिंग के बीच में ना आए, लेकिन यामोरी उसके सामने से नहीं हटता तो सैरी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ऐन वक्त पर नाजुना आकर उसे रोक देती है और कहती है कि वो कभी यामोरी को उसके जैसी सन की औरत के साथ अकेला कैसे छोड़ सकती है, और उससे पूछती है कि उसने आज तक तो हर ह्यूमन को वैम्पायर ही बनाया है, तो वो इसे क्यों मारना चाहती है, इसमें क्या स्पेशल है। सैरी उसे बताती है कि वो हीटो से प्यार करती है। कुछ समय पहले ही वो उसे पार्क में मिली थी जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके दिल के टोटे टोटे कर दिए थे। शुरू में वो उसे भी बाकियों की तरह वैम्पायर बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे उन दोनों ने साथ में समय बिताया उसे पता लगा कि जिन ह्यूमंस को उसने पहले वैम्पायर बनाया है ये उनके जैसा नहीं है और वो उसके प्यार में पड़ गई। लेकिन वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई क्योंकि एक ह्यूमन और वैम्पायर का साथ में रहना फॉरबिडन है और वो उसे वैम्पायर भी नहीं बनाना चाहती क्योंकि इससे उसका सब कुछ छिन जाएगा। इसलिए बिना कुछ एक्सप्लेन किए उसने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन हीटो के लिए ये एक सदमे जैसा था और वो उसका पीछा करने लगा, मैसेज करने लगा ताकि वो उसे कम से कम वजह तो बताए। आज उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने हीटो को इसलिए मारना चाहा ताकि ये सब कुछ आखिर खत्म हो। ये सब बोलने के बाद वो रोने लगती है और हीटो उसे चुप कराने आता है और कहता है कि जितना भी समय उसने उसके साथ बिताया वो बहुत खुश था और अगर इस खुशी के लिए उसे वैम्पायर बनना पड़ता है तो वो इसके लिए भी तैयार है। तो सैरी उसके हाथ पर काटती है। वहीं वो दोनों उन्हें देख रहे थे और यामोरी कहता है कि काश उनकी रिलेशनशिप भी उन दोनों जैसी होती। इसके बाद वो चारों सेलिब्रेट करने वापस से कैरियोके में जाते हैं। अगले दिन नाजुना कह रही थी कि उसका बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, उसकी सर्विस के लिए बहुत कम कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वो यामोरी को बाहर भेज देती है ताकि वो किसी थके इंसान को ढूंढे। रास्ते में यामोरी को एक यांको नाम की औरत दिखती है जो कि अकेली और थकी हुई दिख रही थी। यामोरी उससे बात करने लगता है और पूरी कोशिश करता है कि वो उसे ठरकी लौंडा ना समझे, लेकिन एंको को लगता है कि वो उस पर लाइन मार रहा है और इससे पहले कि यामोरी को कुछ समझ आता वो दोनों एक रेस्टोरेंट में थे। यामोरी उसे समझाता है कि वो उस पर लाइन नहीं मार रहा था, वो तो बस अपने बॉस के कहने पर कस्टमर्स ढूंढ रहा है। एंको कहता है कि वो 18 साल से कम का है और लीगल वर्किंग आवर्स के बाहर काम क्यों कर रहा है, वो इसके लिए उसके बॉस की कंप्लेंट कर सकती है। ये सब सुनकर यामोरी घबराने लगता है, लेकिन एंको कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी और वो समझ सकती है कि अगर उसके जैसा बच्चा इस वक्त काम कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। आगे वो बताती है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और मर्डर्स, पति का काम वाली के साथ अफेयर और गुम हुए लोगों की रिपोर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करती है। जिसके बाद वो उसे एक फोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने इस इंसान को देखा है। उसे देखकर यामोरी घबरा जाता है क्योंकि वो हीटो की फोटो थी और वो डरा हुआ कहता है कि वो उसे नहीं जानता, लेकिन उसकी घबराहट को एंको नोटिस कर लेती है और उसे खींचकर कहती है कि जो भी वो जानता है उसे बता देना चाहिए। लेकिन तभी वो वापस से पीछे बैठ जाती है और उसे डराने के लिए माफी मांगती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर कोई उसे इन्फॉर्मेशन मिले तो उसे जरूर कांटेक्ट करे। लेकिन असल में एंको छुपकर उसे फॉलो करना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है। इसके कुछ दिन बाद यामोरी माहिरो और अकीरा से मिलता है और वो तीनों साथ में स्कूल
स्कूल जाते हैं। माहिरो कहता है कि यामोरी स्कूल नहीं आता तो वो तीनों पता नहीं दोबारा कब मिलेंगे, इसलिए वो साथ में मजे करना चाहता है। आगे वो बताता है कि स्कूल में 7 मिस्ट्रीज हैं, जिनमें से पहली मिस्ट्री गर्ल्स बाथरूम में एक भूत की है और वो इसकी सच्चाई का पता लगाना चाहता था और अकीरा को अंदर जाने को कहता है क्योंकि वो लड़की है। लेकिन अकीरा माहिरो की कुटाई करती है और उन दोनों को भी अपने साथ लेकर जाती है और भूत को आवाज लगाती है, लेकिन माहिरो उसे डराने के लिए आवाज निकालता है तो अकीरा फिर से उसे मारती है। वो स्कूल में भटकते रहते हैं ये पता करने के लिए कि 7 मिस्ट्रीज में से कोई सच है भी या फिर नहीं। घूमते वक्त उन्हें बहुत मजा तो आता है, लेकिन एक भी मिस्ट्री सच साबित नहीं होती। आगे माहिरो बताता है कि एक और कहानी है एक टीचर की जो कि उनके स्कूल में ही गुम हो गया था और कहा जाता है कि रात में वो क्लासरूम में आता है। तो इस मिस्ट्री को चेक करने के लिए वो एक क्लासरूम में जाते हैं जहाँ एक आदमी सच में खड़ा हुआ था। तभी वो अकीरा के ऊपर कूद जाता है और उसे जमीन पर दबा देता है। माहिरो उसे उठाने की कोशिश करता है। वहीं यामोरी ये सोच रहा था कि एक वैम्पायर यहाँ पर क्या कर रहा है। वो आदमी कहता है कि वो काफी समय से खुद को रोक रहा था और आज उसका आखिरी दिन होना था क्योंकि इसी रात को वो लोग यहाँ पर आए हैं। यामोरी एक चेयर उठाकर उस बंदे को बेहोश कर देता है और सोचने लगता है कि ये बाकी के वैम्पायर जैसा क्यों नहीं है। तभी वहाँ पर एंको आ जाती है और यामोरी से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो आदमी उनसे कहता है कि वो यहाँ से चले जाएं इससे पहले कि वो खुद पर से कंट्रोल खो दे। लेकिन तभी एंको उसे अपनी गर्दन दिखाती है और वो खुद पर से कंट्रोल खो देता है। लेकिन जब वो उसका खून पीता है उसका टेस्ट उसे बहुत गंदा लगता है, जो देखकर एंको समझ जाती है कि भले ही वो 10 साल पहले वैम्पायर बना था लेकिन उसने आज तक खून नहीं पिया है। यामोरी पूछता है कि उसने अकीरा पर हमला क्यों किया था तो एंको बताती है क्योंकि वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। एंको बताती है कि वो इस टीचर के केस को रिसर्च कर रही थी। ये गलती से एक वैम्पायर के प्यार में पड़ गया था, लेकिन जब वो वैम्पायर बना वो अपनी असलियत को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तब से आज तक उसने खून की एक बूंद भी नहीं पी थी, लेकिन आज ह्यूमंस को अपने सामने देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। एंको टीचर को एक सिल्वर रिंग देती है जिससे कि उसे बहुत दर्द होने लगता है। इसके बाद वहाँ पर सूरज की रोशनी आने लगती है जिससे वो टीचर पूरी तरह से राख में बदल जाता है। इसके बाद वो यामोरी को पकड़ लेती है और कहती है कि वो जानती है कि वो एक वैम्पायर से मिलता है और खुद भी एक वैम्पायर बनना चाहता है। अगर वो अपनी भलाई चाहता है तो उनसे दूर रहे और जाते जाते अपना बिजनेस कार्ड उन्हें देती है ताकि अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करना चाहते हो तो कर सकें। अगले दिन वो नाजुना के पास जाता है जो कि उसका खून पीने के लिए तड़प रही थी, लेकिन जब उसका खून पीकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यामोरी एंको से मिलने जाता है और पूछता है कि वो उसके बारे में कितना जानती है। एंको कहती है कि सब कुछ। उसे पता है कि वो कब और कहाँ नाजुना से मिलता है और वो ये भी जानती है कि अगर 1 साल के अंदर वो वैम्पायर नहीं बना तो वो उसे मार देंगे। लेकिन वो कहती है कि अगर वो वैम्पायर बन जाता है तो वो खुद उसे मार देगी, लेकिन अगर वो ह्यूमन ही रहने का डिसाइड करता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगी और इसके लिए सभी वैम्पायर्स को मार डालेगी। लेकिन यामोरी कहता है कि सारे वैम्पायर्स बुरे नहीं होते और वो उसका साथ नहीं देगा। ये सुन के एंको पुलिस को कॉल लगाती है और बताती है कि एक बच्चा रात को अकेले घूम रहा है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो शायद वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। यामोरी वहाँ से भागने लगता है क्योंकि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो वो कभी रात को बाहर नहीं निकल पाएगा। वो एक पार्क में छुप जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर हात्सुका आ जाती है जो उसे अपने घर लेकर जाती है, जहाँ भागते हुए कुछ लोग उसके पास आते हैं और यामोरी ये देखकर हैरान था कि वो सब लोग हात्सुका को खुश करना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें बाहर भेज देती है। जिसके बाद वहाँ बैठने पर उसे पता लगता है कि हात्सुका लड़की नहीं बल्कि लड़का है। दूसरी तरफ नाजुना उन वैम्पायर्स के पास जाती है और कहती है कि अगर यामोरी वैम्पायर नहीं बनता है तब भी वो लोग उसे ना मारे। लेकिन ये सुनकर निको को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ये उनके एग्रीमेंट के खिलाफ है और वो नाजुना को मारने की धमकी देती है। लेकिन जब तक वो यामोरी को कुछ नहीं करते नाजुना को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वैम्पायर्स का एक दूसरे की जान लेना मना है। तो निको कहती है कि वो यामोरी को ही खत्म कर देगी। नाजुना उसे धमकी देती है अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ हात्सुका कहता है कि वो उसके प्यार में आसानी से पड़ सकता है और वैम्पायर बन जाए। यामोरी जानता है कि वो लड़के के प्यार में तो फंसने से रहा, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि ये पॉसिबल कैसे है। तो हात्सुका उसे बताता है कि वो लोगों को ब्रेन वॉश कर सकता है जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि वो उसके प्यार में पड़ चुके हैं और वो ऐसा यामोरी के साथ भी कर सकता है। लेकिन यामोरी मना कर देता है क्योंकि वो नाजुना से प्यार करना चाहता है। हात्सुका कहता है कि उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि वो भी नहीं जानता कि निको गुस्से में क्या कर सकती है। तो यामोरी वहाँ से निकल जाता है और भागता हुआ नाजुना को ढूंढने लगता है और सीधा उन वैम्पायर्स के अड्डे पर पहुँचता है। लेकिन तब तक नाजुना वहाँ से जा चुकी थी और यामोरी उसे ढूंढने के लिए निकलने लगता है। लेकिन निको उससे कहती है कि नाजुना ने कहा है कि वो उसे नहीं देखना चाहती। ये सुन के वो गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है। वहीं पुलिस अभी भी उसे ही ढूंढ रही थी तो वो उनसे बचने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। दूसरी तरफ नाजुना को लग रहा था कि यामोरी उससे नाराज होगा क्योंकि उसने उससे झूठ कहा था कि उसे नाइट को एंजॉय करना आता है। लेकिन तभी यामोरी उस तक पहुंच जाता है और ये बिल्कुल कहानी की शुरुआत जैसा था, बस दोनों की पोजीशंस बदल चुकी हैं। यामोरी कहता है कि वो उससे प्यार करना चाहता है और जब भी वो साथ में समय बिताते हैं उसे बहुत मजा आता है। ये सब सुनकर नाजुना उसे पकड़कर किस करने लगती है और कहती है कि अब से वो भी उसे अपने प्यार में गिराने की कोशिश करेगी।
तो पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है।